हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम देख रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स 2023 की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे राजकोषीय नीति एवं राजस्व की। राजकोषीय नीति एवं राजस्व को हम पहले यहाँ पर जो है डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम इसमें से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखते हैं। सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। सरकार द्वारा जो देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन जो है ये बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं, जिसमें कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण एवं नई मुद्रा का निर्गमन है। जो टैक्स सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है, जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। और करों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला जा सके अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जबकि ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर न टाला जा सके उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। कर की दर के निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं: प्रगतिशील, आनुपातिक, प्रतिगामी और अधोगामी। ये 4 इसके मॉडल हैं करारोपण के। अब बात करेंगे सबसे पहले प्रगतिशील करारोपण की। जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाए तो ऐसे करारोपण को क्या कहते हैं? प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। अनुपातिक करारोपण उसे कहते हैं जिसमें जब आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? अनुपातिक करारोपण कहा जाता है। प्रतिगामी करारोपण जो है, तो प्रतिगामी करारोपण में जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी करारोपण। प्रतिगामी करारोपण में आय में वृद्धि होती है किंतु कर की दर में क्या होती है? कमी कर दी जाती है। और जो ये अधोगामी करारोपण है, इसमें जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? अधोगामी करारोपण। अब बात करेंगे इसकी लेफर वक्र की। लेफर कर्व की सबसे इम्पोर्टेंट है। लेफर वक्र का प्रतिपादन किया था आर्थर लेफर ने। यह वक्र कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा, ये याद रखिए, ये जो है ये पूछ लिया जाता है, ये इसके ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है इसके मध्य। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है। इसके विपरीत यदि कर की दर में कमी की जाती है तो राजस्व कर में वृद्धि होती है। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें पहला है कम दर के कारण कर चोरी में कमी आती है और कर की दर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ा देता है, जिससे कर आधार क्या होता है? बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इसको लेफर वक्र जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो कर राजस्व है इसको यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है। कर की दर 10% से बढ़ाकर 20%, उसके बाद 30%, फिर 40%। यहाँ पर ये जो है कुछ इसका लेफर वक्र ये इस प्रकार से बढ़ता और घटता है। देखते हैं नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? सार्वजनिक व्यय की। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि पर किए गए व्ययों से है। व्यय को 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। व्यय को 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा उत्पादकता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और उत्पादकता के आधार पर जो व्यय हैं तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय आते हैं। अब बात करेंगे किसकी? राजस्व व्यय की। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो अपने स्वरूप में क्या होता है? आवर्ती निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाला होता है तथा जिसमें ना तो किसी दायित्व में कमी आती है और ना ही किसी संपत्ति का ह्रास होता है, जैसे कि वेतन, ब्याज, ये सभी आते हैं इसमें राजस्व व्यय में। अब बात करेंगे पूंजीगत व्यय की। ऐसा व्यय जो कभी कभी
होता हो तथा जिसकी वजह से किसी न किसी संपत्ति का सृजन हो या किसी न किसी दायित्व में कमी आती है, पूंजीगत व्यय कहलाता है, जैसे कि ऋणों का भुगतान, बांध निर्माण आदि। अब बात करेंगे योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय की। जब किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनागत निर्माण हेतु व्यय किया जाए तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं, और जबकि योजनाओं से इतर रखरखाव, प्रशासनिक आदि में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, गैर योजनागत व्यय। वर्तमान में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत जो व्यय है लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का ही लेखांकन किया जाता है। इसका लेखांकन किया जाता है, देखते हैं। अब बात करेंगे सार्वजनिक ऋण की। किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। सार्वजनिक ऋण जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक ऋण होता है, जबकि देश के बाहर से लिया गया बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक आधार आदि बाह्य क्या होता है, ये बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आते हैं। भारत का बाह्य सार्वजनिक ऋण। भारत के बाह्य सार्वजनिक ऋण की को देखते हैं। दिसंबर अंत 2022 में भारत का बाह्य ऋण जो था कितना था, 613.1 बिलियन कितना था, बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समस्त बाह्य ऋण में 78.93% दीर्घावधिक ऋण था, जबकि 21.07% क्या था, अल्पावधिक ऋण था। इन ऋणों से जो 55% ऋण अमेरिकी डॉलर में था तथा 29.7% ऋण जो है रुपए में था। इसके बाद क्रमशः SDR 6.2%, AN 5.5% तथा यूरो जो थे तो ये 3% के रूप में ऋण में थे। बाह्य ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वाणिज्यिक उधारों का था। किसका था, बाह्य ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा था वो वाणिज्यिक उधारों का रहा है। अब बात करेंगे वित्त आयोग की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वित्त आयोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 280 भारत में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग जो है कौन सी संस्था है, तो ये ना वैधानिक है ना अवैधानिक है, ये जो है कौन सी संवैधानिक संस्था है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वित्त आयोग जो है तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया जाता है। 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं इसमें वित्त आयोग में। अब इसके कार्यों की बात करेंगे। वित्त आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं, जिसमें पहला है विभाजनीय करों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधी फार्मूले का निर्धारण, राज्यों को राजस्व सहायता अनुदानों के वितरण का सिद्धांत सुझाना, सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना और नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु जो है आवश्यक सुझाव देना। यह कार्य संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। भारत में अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। भारत में जो है वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। बात करते हैं अब 15वें वित्त आयोग की। इसका गठन कब किया गया था, 15वां वित्त आयोग भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री NK सिंह के अतिरिक्त 4 सदस्य थे, जिसमें थी अजय नारायण झा जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव थे, डॉक्टर अनूप सिंह जो कि सहायक प्रोफेसर थे कहाँ जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जो थे ये अध्यक्ष थे और गैर कार्यकारी अंशकालिक बंधन बैंक तथा डॉक्टर रमेश चंद्र ये सदस्य नीति आयोग के थे। श्री अरविंद मेहता आयोग के सचिव हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक अपना पद धारण करेंगे।
15वें वित्त आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पहली रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए जो 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी, तथा दूसरी रिपोर्ट 2021-26 के लिए जो 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखी गई थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 की रिपोर्ट से मुख्य सुझावों में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं, देखते हैं। पहला है 2021-26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है कितना, ये 41% सुझाया गया है, जो कि 2020-21 के समान है। यह 14वें वित्त आयोग 2015-20 के सुझाव से कम है, जिसमें 42% के हिस्से की बात की गई थी। इस 1% का समायोजन नए गठित जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है, जिन्हें केंद्र से धनराशि दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वित्त आयोग और उनके जो है इनसे इम्पोर्टेंट जो भी है। 14वां वित्त आयोग 2015 से 20 के लिए, 15वां 2020 से 21 के लिए, और 15वां जो है ये 21 से 26 के लिए। आय का अंतर जो है यहाँ पर कितना रहा था, 50 रहा था, यहाँ पर 45.0, यहाँ पर भी 45.0 रहा था। क्षेत्रफल जो है तो ये 15.0 यहाँ पर 15वें में भी है, और जो 15वें आयोग ये 15वां वित्त आयोग जो ये फिर से चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर 15.0 ही रही। जनसंख्या की बात करें, यहाँ पर जो है इससे इतना कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट। 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकी परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में जो कर प्रयास शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब बात करेंगे आय के अंतर की। सर्वाधिक आय वाले राज्य से किसी राज्य की आय को दूरी यानी अंतर इस राज्य का इनकम डिस्टेंस या आय का अंतर कहलाता है। 2016-17 से 2018 के बीच 3 वर्षों के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति GSDP के आधार पर उस राज्य की आय की गणना की गई है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है उन राज्यों को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम की जा सके। जनसांख्यिकी प्रदर्शन आयोग के संदर्भ शर्तों में यह अपेक्षित है कि सुझावों के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अभी तक जो है 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो है हो नहीं सकी। उसी हिसाब से आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को अपने सुझावों के लिए इस्तेमाल किया है, और जनसांख्यिकी प्रदर्शन के मानदंडों को राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर अधिक अंक मिलेंगे। अब बात करेंगे वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी की। सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में किसी राज्य के वन क्षेत्र के हिस्से की गणना करके इस मानदंड को पूरा किया गया है। कर और राजकोषीय प्रयास कर संग्रह की उच्च क्षमता वाले राज्यों को इस मानदंड के जरिए पुरस्कृत किया जाता है, और इसकी गणना जो है इसकी गणना 2016 से 17 और 2018-19 के दौरान औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य GDP के अनुपात के आधार पर की जाती है। अब बात कर लेते हैं अनुदान की। राजस्व घाटा अनुदान देखते हैं। सबसे पहले 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए जो है ये 2,94,512 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए 2,94,514 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं स्थानीय निकायों को कुल कितने? 4,36,361 लाख करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाएंगे, जिसमें से शहरी एवं ग्रामीण निकायों को कुल कितने दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 4,27,911 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं पर बात करेंगे ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.4 लाख करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों को 1.2 लाख करोड़ रुपए, और स्थानीय सरकारों के जरिए स्वास्थ्य के लिए कितने?
70,051 करोड़ रुपए राज्यों का स्थानीय निकायों हेतु अनुदान जो है स्वास्थ्य संबंधी अनुदान के अतिरिक्त देने के लिए जनसंख्या और क्षेत्र को क्रमशः 90% और 10% का वेटेज दिया जाएगा। इसमें आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आपदा प्रबंधन फंड्स के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कास्ट शेयरिंग पैटर्न इस प्रकार है, जिसमें पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 75:25। राज्य आपदा प्रबंधन फंड्स जो कोष है इसके लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से केंद्र का हिस्सा जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। बात करेंगे राजकोषीय घाटा और ऋण स्तर की। आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% करे। राज्यों के लिए उसने राजकोषीय घाटा सीमा जीएसडी का परसेंट को जो है 2021-22 में 4% और 2022-23 में 3.5% और 2023-26 तक में 3% करने का सुझाव दिया है। अगर राज्य पहले 4 वर्षों में 2021-25 के दौरान उधारी की निर्दिष्ट सीमा का उपयोग नहीं कर पाया तो वह बाद के वर्षों 2021-26 की अवधि में शेष में उपयोग न हुई राशि का हासिल कर सकता है। नेक्स्ट है, देखते हैं। आयोग के अनुसार केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे हेतु सुझाए गए मार्ग से कुल देनदारियों में कमी 2020-21 में केंद्र की देनदारी जीडीपी के 62.9% से कम होकर 2025-26 के में जीडीपी का 56.6% से हो जाएगी और राज्य की कुल देनदारियां जो है 2020-21 में जीडीपी के 31.1% से कम होकर 2025-26 में कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 30.5% हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं 2021-26 के लिए अनुदान जो कि करोड़ रुपए में यहाँ पर दिया गया है। ये जो है करोड़ रुपए में दिया गया है। तो राजस्व घाटा अनुदान जो कि कितना है 2,94,514 करोड़ रुपए और स्थानीय सरकारों को अनुदान, ये इसको हम अभी पहले भी देख चुके थे, ये कितना है 4,36,361 करोड़ रुपए। शहरी स्थानीय निकायों को कितना है 1,21,055 करोड़ रुपए। ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2,36,805 करोड़ रुपए। प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान कितना है, ये है कितना 70,051 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंधन अनुदान जो है केंद्र के लिए कितना है 1,22,601 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंधन अनुदान जो ये राज्य के लिए 37,552 करोड़ रुपए है और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान ये कितना है, ये 1,29,987 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य के लिए है 31,755 करोड़ रुपए। स्कूली शिक्षा के लिए 4,800 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 6,143 करोड़ है और कृषि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए 45,000 करोड़। पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए कितना है, ये 27,539 करोड़। जुडिशरी के लिए 10,425 करोड़ रुपए और आकांक्षी जिले और ब्लॉक्स के लिए तो ये 3,150 करोड़ रुपए है। जो कि राज्य विशिष्ट अनुदान है वो कितना है, वो है 49,599 करोड़ रुपए और कुल जो है कुल कितना है, कुल है ये 10,33,062 करोड़ रुपए। अब बात करेंगे वर्ष 2020-21 से संबंधित सुझावों में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन से तथ्य शामिल हैं। आय अंतर इनकम डिस्टेंस, राज्य की आय उस राज्य की उच्चतम आय के बीच के अंतर को आय अंतर इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। वहीं 2015-16 और 17-18 के बीच की जो है 3 वर्षीय अवधि के दौरान औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आधार पर राज्य की आय की गणना की गई है और जिन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कम होगी उन विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम करने के लिए अधिक बड़ा हिस्सा दे दिया जाएगा। और जनसांख्यिकी प्रदर्शन के लिए
इसमें आयोग के संदर्भ में शर्तों में TOR में यह अपेक्षित है कि सुझाव देते समय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार आयोग ने अपने सुझावों में केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया है। वन और पारिस्थितिक के लिए किसी राज्य की कुल सघन जो है कुल वन सघनता का सभी राज्यों की कुल सघनता में हिस्सा निर्धारित करके इस मानदंड को निर्धारित किया जाएगा। और कर प्रयास में अधिक कर जमा करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए इस मानदंड का प्रयोग किया जाएगा और इसकी गणना 2014-15 से लेकर 2016-17 के बीच 3 वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति औसत कर राजस्व और प्रति व्यक्ति औसत राज्य GDP के अनुपात के रूप में की गई है। सहायता अनुदान की बात करते हैं तो सहायता अनुदान के लिए इसमें 2020-21 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे, जिसमें पहले राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान, आयोग क्षेत्र विशिष्ट और प्रदर्शन आधारित अनुदानों के लिए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। राज्य विशिष्ट अनुदान अंतिम रिपोर्ट में प्रदान किए जाएंगे। राजस्व घाटे के लिए अनुदान, तो इसमें राजस्व घाटे के ये हस्तांतरण के बाद अनुमान है कि 2020-21 में 14 राज्यों का कुल राजस्व घाटा कितना है, ये 74,340 करोड़ रुपए रह जाएगा। आयोग ने इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान का सुझाव दिया है। विशेष अनुदान जो है ये 3 राज्यों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में हस्तांतरण और राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट का अनुमान है। ये 3 राज्य हैं कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना। आयोग ने इन राज्यों के लिए कितना 6,764 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का सुझाव दिया है। और क्षेत्र विशेष के लिए अनुदान, तो इसमें 2020-21 में आयोग ने पोषण के लिए 7,735 करोड़ रुपए का सुझाव दिया है। अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें संबंधित होंगे कौन, पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जुडिशियरी, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण और आवास इसमें सम्मिलित होंगे। प्रदर्शन आधारित अनुदान के लिए इसमें प्रदर्शन आधारित अनुदानों के दिशा निर्देशों को जो है शामिल किया गया है। इसमें कृषि सुधारों को लागू करना, महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स का विकास, बिजली क्षेत्र के सुधार, निर्यात सहित व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा के लिए इंसेंटिव्स और घरेलू और जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के संवर्धन अनुदान राशि अंतिम रिपोर्ट में ये प्रदान की जाएगी। स्थानीय निकायों को अनुदान की बात की गई है, तो 2020-21 में स्थानीय निकायों के लिए कितने, ये 90,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं, जिनमें से 60,750 करोड़ रुपए स्थानीय, ये जो ग्रामीण स्थानीय निकाय जो 67.5% और 29,250 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों जो कि 32.5% के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह अनुदान डिविजिबल पूल का 4.31% है, जो वर्ष 2019-20 में स्थानीय निकायों के लिए दिए गए अनुदान से ज़्यादा है। वहीं वर्ष 2019-20 में इस मद में अनुदान राशि डिविजिबल पूल का 3.54%, जो कि रुपए में कितनी थी, तो 87,352 करोड़ रुपए थी, जो कि अनुदान जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में जो है 90:10 में विभाजित होंगे। यह अनुदान पंचायत के 3 स्तरों जैसे गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर उपलब्ध होंगे। 2020-21 के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को 28,983 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा कितना रहेगा, तो ये 22,184 करोड़ रुपए है। वहीं राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को 12,390 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश का 2020-21 में बात यहाँ पर 20 से 21 की और 21 से 26 की बात करेंगे, ये 15वें वित्त आयोग की। तो आंध्र प्रदेश का जो है कितना है 2020-21 में, तो 4.111 और 21-26 में है 4.047। अरुणाचल प्रदेश का है 1.7,
1.757 है। यहाँ पर जो है ये याद रखिए, ये 20-21 के लिए और ये 21-26 के लिए दिया गया है। यहीं पर असम का कितना रहा है, तो असम का 3.131 रहा है, और वहीं पर असम का 21 से 26 के लिए 3.128 रहा है। वहीं पर बिहार का जो है कितना रहा है, बिहार का 10.061 और 10.058 रहा है। छत्तीसगढ़ का 3.418 3.407 रहा है। गोवा का 0.386 रहा है, और यहाँ पर जो गोवा का बराबर रहा है। इसी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जो है हम स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे 14वें वित्त आयोग की। 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2013 में किया गया था तथा इसने अक्टूबर 2014 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इस आयोग के अध्यक्ष रहे थे YV रेड्डी। इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक 5 वर्षों के लिए थी। इस आयोग द्वारा 42% राजस्व राज्यों को देने की अनुशंसा की गई थी, जो कि 13वें वित्त आयोग की कितने 32% की सिफारिश की तुलना में 10% अधिक था। इस वित्त आयोग ने राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु सर्वाधिक भार आय असमानता 50% को दिया था इसमें। वहीं 14वें वित्त आयोग के अनुसार जो सर्वाधिक वित्त प्राप्ति वाले राज्य थे, तो उसमें था उत्तर प्रदेश को कितना 17.96%, बिहार को 9.67%, मध्य प्रदेश को 7.55% और पश्चिम बंगाल को 7.32%, महाराष्ट्र को 5.52%। और न्यूनतम आवंटन वाले राज्य जो रहे थे, तो न्यूनतम आवंटन वाले राज्य थे सिक्किम को 0.37%, गोवा को 0.38%, मिजोरम को 0.46%, नागालैंड को 0.49% और मणिपुर को जो है 0.62% का आवंटन किया गया था। बात कर लेती हैं भारत के जो भी वित्त आयोग अभी तक 15 गठित हुए हैं, उन 15 वित्त आयोग की। पहला हुआ था 1951 में, अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और 1952 से लेकर 57 तक रहा था। दूसरा हुआ था 1956 में, के संथानम इसके अध्यक्ष थे, ये 1957 से लेकर 62 तक रहा था। तीसरा हुआ था 1960 में, के चंदा इसके अध्यक्ष थे, ये 1962 से लेकर 1966 तक रहा था। चौथे का गठन हुआ था 1964 में, PV राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे, ये 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। पांचवा हुआ था 1968 में, जो कि महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे, ये 1969 से लेकर 74 तक चला था। छठवें का गठन किया गया था 1972 में, के ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष थे, ये 1974 से 1979 तक रहा था। सातवां 1977 में गठित किया गया था, JM सैलेट इसके अध्यक्ष थे, ये 1979 से लेकर 84 तक रहा था। आठवां हुआ था 1983 में, YV चाणक्य इसके जो अध्यक्ष थे, 1984 से लेकर 89 तक ये रहा था। नवें का गठन हुआ था नवें वित्त आयोग का 1987 में, NKP साल्वे इसके अध्यक्ष रहे थे, ये 1989 से लेकर 1995 तक चला था। 10वां रहा था। 10वें का गठन हुआ था 1992 में, केसी पंत इसके अध्यक्ष थे, ये 1995 से लेकर जो है 2000 तक रहा था। और 11वें का हुआ था 1998 में, यम खुसरो इसके अध्यक्ष थे, 2000 से लेकर 2005 तक रहा था। उसके बाद 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया
2002 में सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे। 2005 से लेकर 2010 तक रहा था। 13वें का गठन किया गया 2007 में। विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। 2010 से लेकर 2015 तक रहा। उसके बाद 14वां जो है तो ये 2013 में गठित हुआ और YV रेड्डी इसके अध्यक्ष से 2015 से लेकर 2020 में हुआ तक रहा। इसके बाद 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया 2017 में। NK सिंह इसके अध्यक्ष थे और ये 2020 से लेकर 21 तक चला। फिर उसके बाद 21 से लेकर ये 26 तक रहा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।